हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के प्रथम जो आपका पेपर है पहला, उसको पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन। उसमें से हमने मापन के बारे में पढ़ा था, मापन के अर्थ क्या होते हैं, उनकी परिभाषाओं के बारे में देखा था और मापन के तत्व एवं अंकों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मापन के प्रकार। तो मापन के प्रकार क्या होते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मापन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है आपका निरपेक्ष मापन, दूसरा है आपका सामान्यीकृत मापन, तीसरा है आपका एक्सक्टिव मापन। तो पहले के बारे में हम बढ़ते हैं। कभी भी पूछे मापन कई प्रकार के होते हैं तो आप लोग बताइएगा कि मापन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो निरपेक्ष, सामान्यीकृत और एक्सक्टिव मापन। आगे पढ़ते हैं हम पहले वाले का डिफिनेशन कि निरपेक्ष मापन होता क्या है। मापन के बारे में हम बताए थे कि मापन क्या होता है, जिसको हम क्या करते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, उसको अंक दी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। तो मापन का पहला जो प्रकार है वो है आपका निरपेक्ष मापन। कहते किसे है? तो चलिए शुरू करते हैं। निरपेक्ष मापन वह मापन है जिसमें परम शून्य की स्थिति संभव होती है, जिसका पैमाना शून्य से शुरू होता है। शून्य से अधिक होने पर धनात्मक माने प्लस का और शून्य से कम होने पर ऋणात्मक यानी माइनस मापन होता है। उदाहरण के लिए चलिए देखते हैं। निरपेक्ष मापन के कहने का मतलब क्या है कि जिससे क्या करे, निरपेक्ष मापन वह मापन होता है जिसमें परम शून्य की स्थिति संभव होती है और जिसका जो पैमाना होता है वो कहाँ से, शून्य से यानी 0 से शुरू होता है और शून्य से अधिक होने पर वह धनात्मक हो जाता है, शून्य से कम होने पर वह कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो चलिए उदाहरण के थ्रू उसको समझते हैं। जैसे दिया हुआ है, देखिए किसी स्थान के तापक्रम को लीजिए। मतलब उदाहरण में हम क्या लें, किसी स्थान का जो टेम्परेचर होता है, तापक्रम, उसको लेते हैं। तो वह कैसी होती है, शून्य भी हो सकता है टेम्परेचर, माइनस डिग्री माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। तो वही कह रहा है कि किसी स्थान के तापमान को लीजिए, वह शून्य भी हो सकता है, शून्य से अधिक भी हो सकता है और शून्य से कम भी हो सकता है। इस प्रकार मापन भौतिक चरों में भी संभव है, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों में नहीं, क्योंकि शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों में परम शून्य की संभावना नहीं होती है। ठीक है। और यदि किसी उपलब्धि परीक्षण में किसी छात्र को 0 अंक प्राप्त भी होता है तो उसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि उस विषय में छात्र की योग्यता 0 है। इसका केवल इतना अर्थ होता है कि छात्र उपलब्धि परीक्षण के किसी भी प्रश्न को हल करने में असमर्थ रहा है। देखिए निरपेक्ष मापन के अंतर्गत कह क्या रहा है, निरपेक्ष मापन में कि जो हमारा मापन होता है वो कहाँ से, 0 होता है। अगर परम मान क्या हो, 0 हो, जो आपका परम मापन हो कोई, वो कैसा हो, परम शून्य होता है और उसको प्लस यानी जब वो बढ़ता है तो प्लस में होता है और जब घटता है तो माइनस में हो जाता है, यानी ऋणात्मक हो जाता है, उसी को हम निरपेक्ष मापन कहते हैं। उदाहरण में हम किसी भी जगह का टेम्परेचर ले सकते हैं, तापक्रम, कि जैसे क्या करते हैं कि तापमान 0 से हम लेते हैं, अगर कम रहता है तो माइनस में करते हैं और ज़्यादा रहता है तो हम प्लस में, जैसे प्लस 4 डिग्री है, प्लस 5 डिग्री है, माइनस 4 डिग्री है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर लेते हैं। तो वही कह रहा है कि निरपेक्ष मापन जो होता है वो शून्य परम शून्य से होता है, स्थिति जो होती है उसकी संभव स्थिति 0 होती है और जब उसका मान बढ़ता है और तो धनात्मक हो जाता है और जब 0 से घटता है तो कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष आपका मापन कहते हैं। और एक उदाहरण इसमें और दिया है कि अगर कोई छात्र है, देखिए यहाँ पे कि अगर कोई छात्र है तो क्या कर रहा है, 0 अंक पा रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में अंक क्या है, 0 पा रहा है, 0 पा रहा है, तो उसकी यह नहीं कह सकते हम कि वह छात्र कैसा है, उसको आता नहीं है कुछ, या उसकी हमें क्या कह सकते हैं कि वह छात्र किसी भी उपलब्धि परीक्षण के जो प्रश्न हैं उसको हल करने में क्या है, असमर्थ रहा है।
देखिए हम जो इसमें पढ़ते हैं ना, उसमें बालक को हम क्या कर सकते हैं, कभी भी गलत नहीं ठहरा सकते। बालक हमेशा क्या रहता है, सही रहता है। अगर कोई चीज़ गलत है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या क्या उसको नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें क्या सारी जो गलतियाँ होती हैं वो आपकी स्कूल की व्यवस्था की गलती होती है कि एक बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है। इसी को आप लोग मान के सीटेट का पेपर दीजिएगा कि जब सीटेट का पेपर दिया जाता है तो उसमें जो बच्चा होता है उसको हम कभी भी गलत नहीं ठहरा सकते। या अपने आप कोर्स जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बालक की गलती कभी नहीं होती, चाहे वो 0 ही अंक क्यों ना प्राप्त हो। उसमें गलती किसकी होती है, सिस्टम की गलती होती है, जो आपका विद्यालय प्रबंधन है उसकी गलतियाँ होती हैं। चलिए और निरपेक्ष उदाहरण में, निरपेक्ष मापन में पढ़ते हैं। निरपेक्ष के उदाहरण के लिए कि निरपेक्ष मापन में परम शून्य होता है, इसलिए उसके परिणामों की व्याख्या गणितीय आधार पर की जाती है। जैसे किसी स्थान का तापक्रम कैसा हो, 40 डिग्री और दूसरे स्थान पर 20 डिग्री हो, तो कहा जा सकता है कि पहले स्थान का तापक्रम दूसरे स्थान के तापक्रम से दुगुना है। इस प्रकार से गणितीय व्याख्या शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों के मापों की नहीं की जा सकती। तो क्या कह रहा है कि जो निरपेक्ष मापन हो रहा है वो जैसे गणित में हम नंबर देते हैं, तो निरपेक्ष मापन में क्या कह रहा है कि नंबर दिया जा रहा है, गणितीय मापन किया जा रहा है, इसलिए जो निरपेक्ष मापन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, शैक्षिक तथा जो मनोवैज्ञानिक चर हैं उन मापों के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये हमारा निरपेक्ष मापन के लिए था। अगला दूसरा हमारा है सामान्यीकृत मापन। तो चलिए इसको देखते हैं कि सामान्यीकृत मापन क्या होता है। दिया हुआ है सामान्यीकृत मापन वह मापन है जिसमें प्राप्तांक एक दूसरे को प्रभावित नहीं होते, वे स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। इसकी दूसरी पहचान यह है कि इसमें परम शून्य की संभावना नहीं होती। क्या कह रहा है इसमें कि पहले वाले में हम लोगों ने निरपेक्ष मापन पढ़ा था, वहाँ पे क्या था, परम शून्य था, यानी जो संभव स्थिति थी वह 0 रहती थी, उसके घटने और बढ़ने पे क्या होता था, प्लस या माइनस आता था, उसको हम निरपेक्ष मापन कहते हैं। लेकिन जो सामान्यीकृत मापन है उसमें परम शून्य की संभावना नहीं होती है। इसका जो मापन होता है उसमें जो अंक प्राप्त होते हैं, जैसे 2 अंक प्राप्त हुए, वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। और इसकी दूसरी पहचान क्या होती है कि इसमें परम शून्य की संभावना नहीं होती। चलिए उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे दिया हुआ है, यदि किसी विषय के उपलब्धि परीक्षण में कोई छात्र 0 अंक प्राप्त करता है तो इसका अर्थ कदापि नहीं होता कि उस विषय में उस छात्र की योग्यता 0 है। इसका केवल एक अर्थ है कि किसी भी प्रश्न को हल करने में वह छात्र असफल रहा। समाज शास्त्रीय अध्ययन, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले परीक्षणों से प्राप्त प्राप्तांक प्रायः सामान्यीकृत माप ही होते हैं। मतलब क्या रहा है इसमें भी देखिए, आपको बताया कि अगर कोई छात्र होता है वो 0 अंक पाते हैं, अगर कोई छात्र, तो यह अर्थ इसका कदापि नहीं होता कि उस विषय में उस छात्र की योग्यता कैसी है, 0 है। इसका केवल यही अर्थ होता है कि वो जो छात्र है वह प्रश्न हल करने में क्या हो गया, असफल हो गया। तो इस तरीके के मापन को सामान्यीकृत मापन क्या होता है, इसमें आपको जो अंक प्राप्त होते हैं वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। और इसमें क्या होती है, इसकी दूसरी पहचान सामान्यीकृत किया है कि इसमें परम शून्य की संभावना नहीं रहती है। और आगे इसके उदाहरण के थ्रू समझते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि इस मापन द्वारा प्राप्त परिमाणों को व्याख्या गणितीय आधार पर नहीं की जा सकती, क्योंकि मापन में परम शून्य नहीं होता है ना। पहले वाले को निरपेक्ष मापन में हम गणित के रूप में क्या कर रहे थे, उसका मापन कर रहे थे आधार मान के, लेकिन जो आपका सामान्यीकृत मापन होता है इसमें तो परम शून्य होता नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका गणितीय आधार पर मापन नहीं किया जा सकता है। उदाहरण जैसे क्या कह रहा है कि यदि मोहन को अंग्रेजी परीक्षा में 60 अंक तथा सोहन को 30 अंक प्राप्त होते हैं, तो हम यह नहीं कह सकते कि अंग्रेजी विषय में मोहन की योग्यता सोहन की योग्यता से दोगुनी है। वह 2 गुनी से कम भी हो सकती है और अधिक भी। इस प्रकार की मापों की व्याख्या सांख्यिकीय गणनाओं जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति मानों और विचलन मानों की सहायता से की जाती है।
देखिए समान्वीकृत मापन, आपका निरपेक्ष मापन में क्या था, शून्य था और उसके प्लस माइनस हो रहे थे। लेकिन जो समान्वीकृत मापन है इसमें क्या होता है, दो आपको अंक प्राप्त होते हैं। जैसे दिया है ना, एक मोहन ने क्या प्राप्त किया, 7 अंक प्राप्त किया और सोहन ने कितना, 30 अंक प्राप्त किया। तो इस तरीके से सिर्फ अंक प्राप्त होते हैं, इसमें शून्य की कोई संभावना नहीं होती है। और इसके प्राप्त होने का ये मतलब नहीं है कि जो मोहन है वो सोहन से कैसा है, 2 गुना अच्छा है अंग्रेजी के विषय में, ऐसा कदापि नहीं रहेगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, समान्वीकृत मापन कहलाता है। चलिए तीसरा पढ़ते हैं, इफेक्टिव मापन। इसमें क्या होता है, तो मापन के अनेक उपकरण एवं विधियां हैं। मापन के अनेक उपकरण एवं विधियां हैं। इसमें एक उपकरण अथवा विधि ऐसी है जिसमें व्यक्ति अथवा छात्र का बाध्य चयन होता है। इस विधि द्वारा मापन करने को कैटिल ने क्या कहा था, इफेक्टिव मापन कहा था। देखिए अब बोले कि इफेक्टिव मापन दिया किसने है, तो कैटिल ने दिया है इफेक्टिव मापन। इसमें होता क्या है, चलिए आगे उदाहरण के थ्रू समझें कि इसमें व्यक्ति अथवा छात्र के समान कुछ प्रश्न, कथन अथवा समस्या उपस्थित की जाती है और छात्र को उन्हें वरीयता क्रम यानी 1 2 3 4 आदि प्रदान करने के लिए कहा जाता है। यदि छात्र किसी एक कथन को प्रथम वरीयता यानी पहले नंबर पर रखता है और वह किसी दूसरे कथन को वरीयता दूसरे पे रखता है या अंक प्रदान नहीं कर सकता, इस प्रकार की मापन उपकरण को बाध्य चयन प्रश्न कहा जाता है और इसी के द्वारा मापन को इफेक्टिव मापन कहा जाता है। इस प्रकार के मापन में सभी छात्रों को 1 2 3 4 आदि अंक ही प्रदान करने होते हैं। इसलिए सभी छात्रों को मध्यमान यम और मानक विचलन SD समान होते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफेक्टिव मापन में, इफेक्टिव मापन को किसने दिया था, तो कैटिल ने दिया था। इफेक्टिव मापन का पहले परिभाषा देखिए क्या कह रहा है कि मापन के अनेक उपकरण एवं विधियां होती हैं। इसमें इफेक्टिव मापन में इसमें एक उपकरण या विधि ऐसी भी होती है जिसमें जो व्यक्ति या छात्र होता है वह बाध्य चयन करना होता है, मतलब बंधे हुए चयन करना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव मापन कहते हैं। जैसे आपके सीटेट के पेपर में देता है ना, चारों आंसर देगा आपको, एक क्वेश्चन रहता है उसके 4 आंसर देंगे, आपको क्या लगेगा कि चारों का चारों सही है, लेकिन आपको उसमें एकदम जो सही रहेगा उसी को चूज करना रहेगा। तो इसी में क्या करना है, इफेक्टिव मापन आपको उदाहरण के थ्रू देखिए दिया भी है। और इफेक्टिव मापन दिया किसने है, तो कैटिल ने दिया है। इन्होंने क्या कहा कि यदि हम व्यक्ति या छात्र के सामने कुछ प्रश्न या समस्याएं या कथन रखते हैं, छात्र को उन्हें वरीयता क्रम यानी 1 2 3 4 आदि प्रदान करने के लिए कहा जाता है। लेकिन छात्र क्या है, एक कथन को प्रथम वरीयता प्रदान करता है तो वह दूसरी कथन को वह वरीयता या अंक प्रदान नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार के मापन उपकरण को बाध्य चयन प्रश्न कहा जाता है और इसी प्रकार के मापन को हम क्या कह सकते हैं, इफेक्टिव मापन कहते हैं। इसको दिया कितने सा, तो कैटिल ने दिया था। तो ये आपके तीनों मापन हो गए, कौन कौन से आपके मापन हुए, तो निरपेक्ष मापन, समान्वीकृत मापन और इफेक्टिव मापन। तो मापन आपके 3 प्रकार के होते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसी का उदाहरण। इफेक्टिव का उदाहरण क्या है कि एक मूल्य परीक्षण में 4 मूल्यों सत्य, ईमानदारी, मैत्री भाव व सहयोग को छात्रों को वरीयता क्रम यानी 1 2 3 4 देने के लिए कहा गया है ना। अभी हमने बताया कि सीटेट में भी ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं, चारों आपको लगेंगे सही। तो देखिए 4 आपके मूल्य दिए हैं, कौन कौन सा, सत्य भी सही है, ईमानदारी भी सही है, मैत्री भाव भी और सहयोग भी। इनको क्या कह रहा है कि छात्रों को वरीयता क्रम यानी 1 2 3 4 नंबर वाइज लिखने के लिए क्या किया जाए, दिया जाए। तो इसमें क्या करना है, यदि छात्र ने क्या किया, सत्य जो होता है उसको 1 अंक प्रदान किया तो वह यह अंक किसी दूसरे मूल्य को नहीं दे सकता। ठीक है, अगर इसको कहाँ पे रख दिया, 1 अंक दिया सत्य वाले को, तो दूसरा अंक कोई जैसे ईमानदारी है इसको 1 नंबर नहीं दे सकता है। इसी प्रकार यदि ईमानदारी को 2 नंबर देता है तो शेष अंकों को भी यह अंक नहीं दे सकता। मैत्री भाव को 3 नंबर दिया और फिर सहयोग को 4 नंबर देना पड़ेगा। इसे ही बाध्य चयन कहते हैं। इसमें
जो आपके प्राप्तांक होते हैं एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। अब एक इसको पता है ना कि एक पहले वाले को 1 दिया गया है, दूसरे वाले को 2, तीसरे वाले को 3, चौथे वाले को 4। तो इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रभावित नहीं करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, बाध्य चयन प्रश्न कहते हैं, यानी इब्जेक्टिव मापन। क्या आगे देखिए क्या पढ़ रहे हैं कि इसे ही बाध्य चयन कहते हैं। इससे प्राप्तांक जो होते हैं एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। यही बात अन्य छात्रों की पसंद के संबंध में, मतलब पसंद के, ये तो हमने उदाहरण के थ्रू बताया। आप अपने पसंद से किसी को भी नंबर 1 पे रख सकते हैं। आपको समझ में आए तो ईमानदारी को नंबर 1 पे रख दीजिए, सत्य को दूसरे पे रखिए, तीसरे पे सहयोग रखिए, चौथे को मैत्री भाव पे। इसे जिस तरीके से जो छात्र होता है उसकी जो भावनाएं होती हैं उसी के अनुसार वह क्या करता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पसंद पता चल जाता है कि उसको क्या करना है, उसकी पसंद क्या है, वह कैसे क्रम को लगा रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाध्य चयन प्रश्न यानी इब्जेक्टिव मापन कहते हैं। इसको दिया किसने था, तो कैटिल ने दिया था। तो यही हमारे मापन के प्रकार थे। मापन के 3 प्रकार होते हैं, तीनों प्रकारों को हमने पढ़ा है और आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे मापन के बारे में। जैसे आपको हेडिंग में दिख रहा है, शिक्षा में मापन के आवश्यक पद, इसको हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक आप पढ़िएगा कि मापन के तीनों प्रकारों को देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए जुड़े हों तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे की तैयारी के लिए और अपने परीक्षा को, परिणाम को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।